और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चुनावी खबरों का जिक्र कर लेते हैं। CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। कोलकाता में एक रैली के दौरान उन्होंने मंच से कहा कि CAA देश का कानून है और इसे हर हाल में लागू किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए गृह मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी CAA का विरोध कर रही हैं, लेकिन CAA देश का कानून है और वो मोदी सरकार इसे लागू करके रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की इस रैली को 2024 के लिए बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज माना जा रहा है और इसके लिए उन्होंने जिस जगह को चुना वो भी काफी खास और अहम है। कोलकाता के धर्मतला में जिस तरह उन्होंने रैली को संबोधित किया, कहा जाता है कि उसी मैदान से कभी पश्चिम बंगाल में पाकिस्तान की मांग को लेकर के डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान किया गया था और आज इसी मैदान से अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर निशाना साधा और भ्रष्टाचार को लेकर के जमकर उन्हें घेरा। गृह मंत्री शाह ने कहा कि 2024 में देश न सिर्फ नरेंद्र मोदी को PM बनाएगा, बल्कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में भी सरकार बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी केंद्र से करोड़ों का फंड भेजते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार की वजह से ये पैसा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। उन्होंने TMC पर बंगाल को बर्बाद करने का गंभीर आरोप भी लगाया। यही नहीं, उन्होंने बंगाल के सियासी रक्त चरित्र पर भी जमकर निशाना साधा और राजनीतिक हिंसा पर सवाल उठाए। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं। जिस धारा 370 को हटाने के लिए बंगाल के सपूत श्यामा प्रसाद जी ने बलिदान दिया था, वो धारा 370 को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। तुष्टीकरण रुका है क्या? पॉलिटिकल वायलेंस बंद हुआ है क्या? भ्रष्टाचार रुका है क्या? मोदी जी लाखों करोड़ों रुपया बंगाल को भेजते हैं, तृणमूल के सिंडिकेट वाले वो रुपया को बंगाल के गरीबों तक पहुंचने नहीं देते। चुनावी हिंसा पूरे देश में, चुनावी हिंसा अगर सबसे ज्यादा होती है तो बंगाल में होती है। घुसपैठ बंगाल सरकार ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। जो ममता बनर्जी कभी घुसपैठियों के लिए पार्लियामेंट चलने नहीं देती थी, वो ममता बनर्जी आज घुसपैठियों को खुलेआम वोटर कार्ड और आधार कार्ड बंट रहे हैं, वो चुप बैठी है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भ्रष्टाचार और राजनीतिक हिंसा के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार को तो घेरा ही, वो बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को सदन से निलंबित करने पर भी जमकर बरसते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि ममता सरकार शुभेंदु को विधानसभा से तो निकाल सकती है, लेकिन जनता के दिल से नहीं। विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के मामले में कल शुभेंदु अधिकारी को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए दरअसल निलंबित कर दिया गया था। कल पश्चिम बंगाल विधानसभा में संविधान दिवस के मौके पर चर्चा हो रही थी और इसी दौरान सदन में हंगामा शुरू हुआ। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी और दूसरे बीजेपी विधायक स्पीकर की चेयर तक पहुंच गए और हंगामा वहां पर खूब बरपा, जिससे नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने शुभेंदु अधिकारी को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए उन्हें सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया और बीजेपी इसे अब मुद्दा बनाकर TMC और ममता बनर्जी को लगातार घेर रही है। शुभेंदु अधिकारी को अभी दीदी ने दूसरी बार विधानसभा से बर्खास्त कर दिया है। मैं कहने आया हूं दीदी, कान खोलकर सुन लो। शुभेंदु जी को आप विधानसभा बाहर तो निकाल सकती हो, परंतु बंगाल की जनता को चुप नहीं कर सकती। बंगाल की जनता कहती है दीदी आपका समय अब समाप्त हो चुका है। और आप जानते हैं तेलंगाना में कल विधानसभा चुनाव है और तेलंगाना चुनाव में भले ही मुस्लिम आरक्षण और तुष्टीकरण एक बड़ा मुद्दा रहा हो, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने मुसलमानों को लेकर के एक बड़ी बात कही है। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को भरोसा दिया कि सरकार उनके लिए विशेष योजनाएं लाएगी। सोमवार को हैदराबाद में अपने रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने करीमनगर में मुस्लिम नेताओं से मुलाकात की और जिसके अब कई मायने निकाले जा रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पसमानदा मुसलमानों में काफी टैलेंट है, वो हर एक क्षेत्र में खुद को साबित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार पसमानदा मुसलमानों का जीवन स्तर सुधारने और उनकी बेहतरी के लिए हर मुमकिन प्रयास करने वाली है। उन्होंने पसमानदा मुसलमानों को यह भी भरोसा दिया कि सरकार सच्चर कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई योजनाएं भी लाएगी ताकि उनके हालात बेहतर हो पाए। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक मोर्चा के नेताओं से भी अपील की कि वो पसमानदा वर्ग के मुसलमानों तक सरकारी योजनाओं के बारे में खुलकर बताएं। बताया गया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों के लिए चलाई जा रही स्कॉलरशिप योजना का भी वहां जिक्र किया और दूसरे लोगों को भी इस बारे में जानकारी देने की अपील की है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी तेलंगाना की केसीआर सरकार को लगातार तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरती नजर आई और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तो सरकार बनने पर तेलंगाना में मुसलमानों को दिए जा रहे 4% आरक्षण को भी रद्द करने का वादा किया है। लेकिन अब पीएम मोदी की मुस्लिम नेताओं के साथ मुलाकात की ये खबर सामने आने के बाद माना यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का फोकस खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों पर है, जो सामाजिक और आर्थिक लिहाज से काफी पिछड़े माने जाते हैं। जो पसमानदा मुसलमान है उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है। 9 अक्टूबर को जिन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ था, उनमें से 4 राज्यों में मतदान पहले हो चुका है और अब कल तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तेलंगाना में इस बार जहां बीआरएस लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने की उम्मीद कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और बीजेपी ने भी वहां पूरी ताकत झोंक दी है। हालांकि तेलंगाना की जनता किसका साथ देगी और किसकी उम्मीदों पर पानी फिरेगा, ये कल ही तय हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको तेलंगाना के चुनाव पर अपनी एक विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे और बताएंगे कि तेलंगाना में के मन में इस वक्त क्या चल रहा है। तेलंगाना में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। न नारों की गूंज है और न ही रैलियों का जोर। करीब 2 महीने तक चले चुनाव प्रचार के बाद अब जनता की बारी है। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा की 119 सीटों के लिए कल यानी 30 नवंबर को वोटिंग होनी है। कल ही 2290 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। तेलंगाना में वैसे तो मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी तेलंगाना में पूरी ताकत झोंकी है और बीजेपी की मौजूदगी से इस बार तेलंगाना का रण त्रिकोणीय हो गया है, जिसमें एक तरफ चंद्रशेखर राव हैं, जो लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में हैं, तो वहीं कांग्रेस बीआरएस का तिलिस्म तोड़कर अपने लिए गुड न्यूज की तलाश में है। वहीं बीजेपी ने भी सत्ता में आने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्नाटक की ही तरह तेलंगाना में भी कांग्रेस का प्रचार अभियान मुख्य रूप से करप्शन के इर्द गिर्द रहा है और कांग्रेस ने इसे अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा भी बनाया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जमकर प्रचार किया। यही नहीं, कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री और नेता भी प्रचार के लिए तेलंगाना पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव तेलंगाना की अस्मिता और तेलंगाना के गठन के लिए अपने योगदान को मुद्दा बनाकर मैदान में हैं। बीजेपी ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में करीब 1 दर्जन रैलियां की। इसके अलावा उन्होंने हैदराबाद में एक बड़ा रोड शो भी किया। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के दूसरे बड़े दिग्गज नेताओं ने रैलियां की। कांग्रेस और बीआरएस के सामने बीजेपी डबल इंजन सरकार का नाम लेकर जनता के बीच रही। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। 9 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि बाकी सीट पर वो बीआरएस को सपोर्ट कर रही है। वहीं बीजेपी कुल 111 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि 8 सीटें उसने अपनी सहयोगी जनसेना के लिए छोड़ी हैं।
इसी तरह कांग्रेस भी 118 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। एक सीट उसने अपने सहयोगी सीपीएम को दी है, जबकि बीआरएस प्रदेश की सभी 119 सीटों पर मैदान में है। हालांकि पार्टियां इनमें से कितनी सीट पाएंगी और तेलंगाना की जनता किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी, ये 3 दिसंबर को साफ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। प्रधानमंत्री मोदी भले ही पसमानदा मुसलमानों पर खास ध्यान दे रहे हों, लेकिन अपने विवादित बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह ने एक बार फिर से मुस्लिमों को लेकर के बड़ी टिप्पणी की है। खबरों के मुताबिक तेलंगाना की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह ने कहा कि उन्हें मुसलमानों का वोट चाहिए ही नहीं और वो हिंदू वोटर्स के दम पर ही चुनाव जीत जाएंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार टी राजा सिंह ने कहा कि गोशा महल इलाके में 2 लाख हिंदू मतदाता हैं, जबकि 70,000 मुस्लिम हैं, जो कि हिंदुत्व के खिलाफ है। इसलिए उन्हें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए और उनके लिए हिंदू वोटर्स का समर्थन ही काफी है। टी राजा सिंह ने कहा कि उन्होंने 2013 और 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मुसलमानों से वोट नहीं मांगे और उन्हें इस बार भी मुस्लिमों के वोट की जरूरत नहीं है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग गाय की हत्या करते हैं वो उनके दुश्मन हैं और वो उनका सामना करेंगे। टी राजा सिंह तेलंगाना की गोशा महल विधानसभा सीट से चुनाव इस बार लड़ रहे हैं और इससे पहले अल्पसंख्यकों के खिलाफ बयानबाजी की वजह से बीजेपी ने उन्हें पार्टी से सस्पेंड भी किया था। लेकिन इस बार चुनाव की पहले लिस्ट जारी होने से ठीक पहले पार्टी ने न सिर्फ उनका निलंबन वापस लिया, बल्कि गोशा महल सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार भी बनाया। जहां भी हम जाते हैं लोग कहते हैं कि आप प्रचार करने की आवश्यकता नहीं है, हम बीजेपी को ही वोट डालेंगे। उस प्रकार से गोशा महल विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का एक गढ़ बन चुका है। तो ये माहौल देखते हुए 100% 2023 का जो चुनाव है, कल पोलिंग है और कल की पोलिंग में जिस डब्बे में खुलेगा डब्बा 3 तारीख के दिन सिर्फ बीजेपी और कमल ही खिलेगा। और इसी बीच एक और अहम जानकारी आपको दे दें, 3 दिसंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों पर एक रिपोर्ट जारी की है और आपको ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये रिपोर्ट बताती है कि लाख दावों और वादों के बाद भी राजनीति में दागियों का दबदबा कम नहीं हो रहा। और ये हम नहीं कह रहे, ये दावा है एडीआर की रिपोर्ट का। इस रिपोर्ट के मुताबिक 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले तकरीबन 18% उम्मीदवार ऐसे रहे जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये जानकारी उन्होंने चुनाव आयोग को दिए अपने हलफनामे में। एडीआर ने मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में चुनाव लड़ रहे कुल 8,054 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों की जांच की तो पता ये चला कि इसमें से 1,452 यानी कुल 18% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले पहले से दर्ज है। इसमें भी 959 यानी कि तकरीबन इसके 12% उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं 22 प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिन पर हत्या के मामले चल रहे हैं। वहीं 82 उम्मीदवारों के खिलाफ हत्या के प्रयास और 107 प्रत्याशियों पर महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले दर्ज हैं। जिन प्रत्याशियों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामलों की जानकारी दी है, उनमें क्षेत्रीय दलों के साथ साथ बीजेपी और कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के नेता भी शामिल हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में चुनावी दलों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन नहीं किया और दागी उम्मीदवारों को जमकर टिकट बांटे गए, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।